लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान रखेल बनकर रहे, इसके दरमियान में क़यादत कभी नहीं उभर के सामने में आए। और अवैसी साहब ने कसम खाई है कि हम कमज़ोरों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे। उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। एक आदमी पश्चिम पश्चिम बोल रहा है, जा पूरब की ओर रहा है तो कलकत्ता पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। इंसान के अमल को देखिए। लालू जी ने हमें से कहा दलितों उठो, अक़लियत के लोगों उठो, अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा करो। और जब हमने लीडरशिप पैदा की तो हमारी लीडरशिप को गला दबाने के लिए जो सबसे पहले आया वो राजद आ गई। 4 लोगों को हमारा खरीद के लेकर चले गए। तो आप हमारा लीडरशिप उभरने देना चाहते हैं तो हमारे लोगों को तोड़ लिया, क्या गुस्सा आपको नहीं आया कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये नारा ही रहे। मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ने यकीनन है कि आपके बराबर की हमको सलाहियत तो नहीं दी है, लेकिन दिल में मिल्लत का एक दर्द दिया है। 2014 की तारीख आपको याद होगी कि जदयू को भाजपा से अलग करा के मैं MLA सिर्फ से रिजाइन करके और MP हार भी जाता तो वजीर बनाया जाता, लेकिन जूही किशन में मैं इलेक्शन लड़ा और पता ये चला कि जदयू का रिश्ता अब भी बीजेपी से बाकी है। भले ही मुझे टिकट दिया है लेकिन बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है। अख्तरुल ने कुछ भी नहीं देखा, फौरी तौर पर उसके टिकट को थूक दिया। तो हमारा नौजवान ये सोच रहा है कि दूसरों की हाशिया बर्दारी से बेहतर है, दूसरों के किराए के मकान के महल से बेहतर है अपनी झोपड़ी अलग बनाई जाए। और ये कोई आसमानी या तखयलाती बात नहीं है, बल्कि अमली नमूना हमारे सामने में है कि जिन लोगों ने अपनी सियासी जमात अलग बनाई है उनकी हालत बेहतर हुई है। बिहार में भी अगर मुस्लिम समाज, दलित समाज अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है तो उनको अपनी अलग सियासी जमात बनानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम वोटों के सौदागर, मुस्लिम वोट का इस्तेसाल करने वाले, उनके पांव तले जमीन खिसक रही है। हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, फुसलाया गया, बहकाया गया और आखिर में खरीदा गया। और क्या परेशानी है उनको? परेशानी यही है कि जिन मुस्लिम वोट को हमने रखेल बनाकर रखा था उस मुस्लिम वोट ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली है। अब क्या बात करते हैं? अरे आज बिहार की असम्बली के दरो दीवार से जाकर पूछ लीजिए, मुस्लिम मसाइल पर और मजलूमों की आवाज़ जितनी तमन्नाई के साथ मजलिस ने उठाई है, इससे पहले किसी की जरूरत नहीं हुई। हम लोग लालू जी से जाकर कहे कि लालू जी हम तो आप ही के साथ हैं। जिस वक्त हम लोग 5 जीत के आए थे, लालू जी का आदर मैं करता हूँ, बार बार फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप इत्मीनान रखिए, मैं चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिंबल पे लड़ा हूँ इसलिए उनसे इजाज़त ले लूँ और अब मैं आपके साथ हूँ। और बैरिस्टर साहब ने कहा कि लालू जी अगर 119 ला पा रहे हैं, 118 ला पा रहे हैं तो 5 आप लोग मिलकर हुकूमत बनवा लीजिए, आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बिला शर्त उनका समर्थन दिया। और हाँ, अभी इनको जाकर के अभी जो हमारे लोगों को तोड़ा उससे 20-25 दिन पहले हम लोग जाकर उसको कहे कि सर हमारे लोगों को मत तोड़िए, सुना के आप तोड़ रहे हैं। बोला नहीं, जदयू के लोग तोड़ने की कोशिश करें, हमारे लोगों को तोड़ने। मौजूद है मधुबनी में और हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष AIM पार्टी के। आप तमाम लोग जानते हैं कि किशनगंज से इस बार प्रत्याशी भी थे, सांसद प्रत्याशी अख्तरुल इमान साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। चूँकि मधुबनी लोकसभा चुनाव के कहा सकता प्रचार प्रसार का ये आखिरी दिन है, अख्तरुल इमान साहब यहाँ मौजूद है। क्या कुछ जो है पूरी तैयारी हुई है और क्या कुछ बातें सामने आ रही है, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी दिन है आज प्रचार प्रसार का मधुबनी में, कैसा आपको लगा यहाँ शहर में घूमने के बाद? क्या कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिला है? नहीं, मैंने कल से आज तक जो दौरा किया है मुख्तलिफ मकामात का और बिस्फी भी जाना हुआ और कुछ हिस्सा और दूसरे असम्बली हल्कों का भी। बुज़ुर्गों में तो ज़रा इफ़ एंड बट मैंने देखा है, लेकिन नौजवानों का जो जोश और जुनून देखा है तो उससे हम लोग बड़े उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मधुबनी की तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा होगा और MIM खातिर खत कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जो बुज़ुर्गों में इफ़ एंड बट वाला जो मामला है, ये क्यों लगता है? क्या ऐसा लगता है कि जज्बात वाले मामलात हैं नौजवानों? नहीं, असल हुआ ये है कि रवायत परस्ती इंसानी तारीख़ का हिस्सा रही है। बहुत दिनों से एक ही दुकान का ख़रीदार बन जाना, एक ही बस्ती में रहना। अभी गांव मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे शहरों में जाकर आलीशान मकान बना लिए। बूढ़े वालिदैन को लेके जाते हैं तो 15 दिन बाद के आ जाते हैं, हालांकि उनको आसाइश ज़्यादा है वहाँ, लेकिन उनकी तबीयत वहाँ नहीं लगती है। तो कुछ पुरानी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे इंसान मानूस हो जाता है और फिर बदलते हुए हालात से हमारे बुजुर्ग वाकिफ भी नहीं है। कल की कांग्रेस, कल का राजद अलग था और आज अलग है। इन तब्दीलियों से हमारे नौजवान बाखबर हैं। इस वक्त कौमी सतह पर जो सियासी समाजी तब्दीली आई है उससे हमारे नौजवान बाखबर हैं, हमारे बुजुर्गों का एक तबका बेखबर है। और चूँकि नए अज़्म इरादों के साथ नए मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना ये जवानों का शेवा रहा है, बूढ़ों का नहीं। बुढ़ापे में मसलहत पसंदी आ जाती है, कहीं ना कहीं से हौसले टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं से उनको खौफ और मसलहत की चादर इतनी दबीज होती है उस पर कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो जुनून कुछ करने का जज्बा नौजवानों में होता है और यही सबसे बड़ा सरमाया है
किसी कौम, किसी मिल्लत, किसी जमात के लिए, और वो सरमाया हमको मुयस्सर है। और यही वजह है कि आप जाकर यूट्यूब में देख लें, जो सोशल मीडिया है जिसमें नौजवानों की पहुँच है और बुजुर्ग नहीं है, वहाँ नौजवानों का आप सर्वे करके देख लीजिए। वो देख रहे हैं कि बरसा बरस से हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत साजी के लिए वोट दिया। इनका फ़लसफ़े इंतखाब जो है वोट देकर हुकूमत बनानी है, अब वोट देकर हुकूमत गिरा देनी है। लेकिन अब नौजवान ये कहता है कि जिस वोट की ताकत से हुकूमत बन सकती है और गिर सकती है, अगर हमारे बुजुर्गों ने हमारे वोट का सही फैसला किया होता तो उस वोट के जरिए से हमारे इलाके की तस्वीर भी बदलती और नस्लों की तकदीर भी बदलती। तो अब हमको अपने नस्लों की तकदीर बदलनी है, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन सियासी पार्टियों ने, अलग अलग बिरादरियों ने अलग सियासी जमात बनाई। असल जो MIM का जो सियासी मुतमईन नज़र है और सियासी पार्टियों से अलग है, और कहीं ना कहीं ज़ात बिरादरी के नाम पर जो पार्टी उठी है उससे कई मुमासिलत भी हम रखते हैं। एक ये है कि मुल्क सबका है, लेकिन इस मुल्क में देखा यह जा रहा है कि आज़ादी के वो नारा दिया गया था कि राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये नारा ही रह गया। इक़्तिदार के मिलने के बाद आज़ाद भारत में वही लोग खुशहाल हुए जिन लोगों की इक़्तिदार तक पहुँच रही, उस ज़ात की, उस बिरादरी की, उस इलाके का भला हुआ जहाँ के लोग डायरेक्ट हुकूमत से जुड़े हुए रहे। हम वोट देते रहे लेकिन हम हाथ से महरूम रखे गए। बिहार में 90 से पहले यादवों की हालत ख़राब थी। लालू जी आए तो यादवों का अपलिफ्टमेंट हुआ। नीतीश जी आए तो नीतीश जी की बिरादरी का अभी जातीय आधारित गणना के मुताबिक सिर्फ 58,000 नौकरी में हिस्सा होना चाहिए, 1,18,000 नौकरी में हिस्सा उसने ले लिया। तो ये देखा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी सियासी जमात बनाई उनका भला हुआ है। मायावती से पहले भी दलित आबादी यूपी में थी, लेकिन मायावती आई तो मायावती के दलित लोगों का सम्मान बढ़ा। केरल में मुसलमानों ने अलग अपनी सियासी जमात बनाई तो पूरे हिंदुस्तान में सियासी, समाजी, तालीमी और तहजीबी और माली एतबार से मुश्तहकम अगर मुस्लिम बिरादरी है तो केरल में है। बिहार में 18%, बंगाल में 27 से 30%, आसाम में 35%, यूपी में 20% मुसलमान बिखरे हुए, कोई नहीं पूछता। तेलंगाना में 12% मुसलमान अपनी सियासी जमात बनाया तो पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ बनी हुई है। तो हमारा नौजवान ये सोच रहा है कि दूसरों की हाशिया बरदारी से बेहतर है, दूसरों के किराए के मकान के महल से बेहतर है अपनी झोपड़ी अलग बनाई जाए। और ये कोई आसमानी या तखयलाती बात नहीं है, बल्कि अमली नमूना हमारे सामने में है कि जिन लोगों ने अपनी सियासी जमात अलग बनाई है उनकी हालत बेहतर हुई है। बिहार में भी अगर मुस्लिम समाज, दलित समाज अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है तो उनको अपनी अलग सियासी जमात बनानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो AIMIM पार्टी है, चूँकि आप अलग अलग जमात की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम जमात की अगर बात करें बिहार में, तो क्या AIMIM को वो कामयाबी नज़र आ रही है? क्या वो कामयाबी दिखाई दे रही है? अरे क्या बात करते हैं आप। 50 साल जिस सफ़र को लोगों को तय करने में लगे, हमने 10 साल में सफ़र तय किया है। 77 साल में आज़ादी के हुए, आज़ादी के 74वें 75वें साल में बिहार की असम्बली में हमने सीमांचल से 5 लोगों की क़यादत की है वहाँ पर। और यही बात आप परेशान नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटों के सौदागर, मुस्लिम वोट का इस्तेसाल करने वाले, उनके पांव तले जमीन खिसक रही है। हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, फुसलाया गया, बहकाया गया और आखिर में खरीदा गया। और क्या परेशानी है उनको? परेशानी यही है कि जिन मुस्लिम वोट को हमने रखेल बना कर रखा था, उस मुस्लिम वोट ने अपनी क़यादत खड़ी कर ली है। अब क्या बात करते हैं। अरे आज बिहार की असम्बली के दरो दीवार से जाकर पूछ लीजिए, मुस्लिम मसाइल पर और मजलूमों की आवाज़ जितनी तवानाई के साथ मजलिस ने उठाई है, इससे पहले किसी की जरूरत नहीं हुई है। तो लोगों ने 50 साल पहले, 50 साल जो हदफ हासिल करते थे, इंशाअल्लाह वो हमने 10 साल में किया है। और आज इंशाअल्लाह अभी सीमांचल से निकलकर हम आपके सिर्फ मिथिलांचल में ही नहीं आए, हम मगध के इलाके में भी चले गए हैं, हम चंपारण में भी चले गए हैं। आप देख रहे हैं कि जिस मुसलमान की पार्टी को मुसलमान कहने में घबराता था, ये मियाँ की पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर जनाब बेरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने देश के संविधान की इतनी शानदार तौज़ी की है, इतना उत्तम व्याख्या उसने की है कि आज अगली जाति के राजपूत हों, भूमिहार हों, अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, सब लोग मेरे साथ हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं अभी। तो आज हमने तो 10 साल के अरसे में हम तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और जनता को बधाई देते हैं कि बड़े कलील वक्फे में हमको बड़ी कामयाबी मिली है। अच्छा अख्तर साहब, अभी हाल ही में ओवैसी साहब का एक बयान आया ललन टॉप पे, उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई लालू यादव से, और उस नाराज़गी की अगर कोई सबसे बड़ी वजह थी, कोई ठोस वजह कहा जाए तो वो अख्तरुल ईमान। उनका कहना है कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ लालू जी ने एक वीडियो जारी कर दिया और उस वजह से वो इतने नाराज़ नजर आए कि उन्होंने खुल करके ये बात कही कि हम जो है लालू की बेटी के खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे, हम फातमी के खिलाफ प्रचार करेंगे। क्या वो गुस्सा था, इस वजह से आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे, या फिर कोई और वजह? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो लालू जी की उस दिन आई
लेकिन उससे पहले भी आप देखेंगे कि हम लोगों ने 13 सीटों पर ऐलान किया था लड़ने। हम तो कम सीट पर लड़ रहे हैं। हमारे लिए बड़ा आजा मसला है। बूढ़ा और दुबली घोड़ी वाली कहानी आपने सुनी होगी। बच्चे के साथ बूढ़ा घोड़े पे चढ़ा तो लोगों ने कहा बड़ा जालिम है, दुबली घोड़ी और बाप बेटा दोनों सवार है। बेटे को उतार दिया तो लोगों ने कहा अरे बच्चे को चलने दे रहा है, खुद बुढ़ा बैठे हुए हैं। खुद बैठ गया तो कहा था कि इसको अकल ही नहीं है, बच्चा तो पैदल भी चल लेता। और आखिर में वो लगाम लेके दोनों बाप बेटा पैदल चलने लगा। यही हाल हमारे साथ लोग कर रहे हैं। हम सीमांचल में लड़ते हैं तो कहता है सीमांचल में ही पार्टी है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती। हम बाहर आते हैं तो लोगों की ऐठन होती है कि बाहर क्यों आ गए। अरे भाई किसी हम 8 पे लड़ रहे हैं तो बोला कि फिर दरभंगा क्यों नहीं लड़े। अरे मैंने कहा कि दरभंगा फातमी साहब का घर है, लीडर हैं, लड़ लेंगे वहां से। वो पार्टी ने पॉलिसी बनाई। हम मधुबनी के बारे में पहले भी ऐलान किए थे हम लड़ रहे हैं, अब बोला दरभंगा क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अब कोई जवाब है 8 जगह लड़ रहे हैं तो 9वां क्यों नहीं लड़े, और 9 लड़े तो क्यों लड़े। ये इन सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहां तक लालू जी से नाराजगी की बात करते हैं, उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। एक आदमी पश्चिम पश्चिम बोल रहा है, जहाँ पूरब की ओर रहा है तो कलकत्ता पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा। इंसान के अमल को देखिए। लालू जी ने हमें से कहा दलित उठो, अकलियत के लोगों उठो, अपने दरमियान में लीडरशिप पैदा करो। और जब हमने लीडरशिप पैदा की तो हमारी लीडरशिप को गला दबाने के लिए जो सबसे पहले आया वो राजद आ गई। 4 लोगों को हमारा खरीद के लेकर चले गए। तो आप हमारा लीडरशिप उभरने देना चाहते हैं तो हमारे लोगों को तोड़ लिया, क्या गुस्सा आपको नहीं आएगा? बिल्कुल है ना। आपका दस्तों बाजू कोई काट ले तो क्या उनके गले पर माला चढ़ाएंगे आप? उसके बावजूद भी नजरियाती एतबार से वैचारिक तौर पर हम कितने वसूल पसंद हैं कि असेंबली में जब भी बीजेपी के मुकाबले में, एनडीए के मुकाबले में जब भी कोई मामला आया, चाहे इनके स्पीकर का चुनने का मामला हुआ, चाहे इन्होंने जो विश्वास प्राप्त करने का मामला आया, तो हमेशा उनके लिए हम खड़े रहे। क्योंकि वैचारिक तौर पर हम समझ रहे हैं कि उनके मुकाबले में ये कुछ अच्छा करेंगे। और उस पर भी बर्दाश्त नहीं किया। हम एक सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, बाकी जगहों पर भी पार्टी ने रोक रखा था अपना फैसला। अब वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट का भी आपने तोड़कर अपने बेटे को भेजा मेरे कैंपेन के मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए, और फिर उस दिन भी आपका दिल नहीं माना। मैं तो लालू जी का भी आदर और सम्मान करता हूँ। 3 बार मैं उन्हीं की पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़के आया हूँ। मैंने पार्टी के संगठन को जोड़ा भी सीमांचल में उनका। लेकिन आज मैं अलग लड़ा हूँ तो मैंने कहा भी कि लालू जी हम आपको तो लीडर मानते हैं। जाहिर है मैं वजीर आला का दावेदार नहीं हूँ, मैं वजारत का दावेदार नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दलितों और अकलियतों का वोट लेते हैं, आप गाफिल हो जाते हैं। हम इनके हिस्से की वकालत करेंगे, बाकी बीजेपी के बिलमुकाबिल जो लोग भी आएंगे हम उनका साथ देंगे। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान रखेल बनकर रहे, इसके दरमियान में क़यादत कभी नहीं उभर के सामने में आए। और अवैसी साहब ने कसम खाई है कि हम कमज़ोरों को और मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे। जाति आधारित गन्ना भी देखा आपने है। लालू जी के पास इसका जवाब, तेजस्वी के पास जवाब है। नौकरियां बांट रहे हैं। ये बताइए कि 2,31,13 करोड़ की बिहार में 18% मुसलमानों का 20,49,000 नौकरी में 3,68,000 की नौकरी होती है। सारी बिरादरी को दोगुनी तिगुनी नौकरी मिली है। यादवों ने बराबरी कर ली है, कोयरी कुर्मी भाइयों ने दोगुनी कर ली है। और सिर्फ मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के 1,10,000 नौकरी से उनको वंचित रखा गया और मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया। क्यों नहीं बोल पाते? क्यों नहीं इनका मैनिफेस्टो में ये बात है कि मुसलमानों की नौकरी बात करो? आप चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से ही नौकरी भी मिले? अरे ये मूल मंत्र है इसका लोकतंत्र का, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप देख लीजिए ना, मुसलमानों की हैसियत से है। 22 लोगों को इसने टिकट दिया है वैसे अपने गठबंधन में। 22 लोगों में यादव भाई 14% आबादी है बिहार में, 6% इनके बीजेपी में चले गए, बचे 8%। जिनकी आबादी 8% है वो 9 आदमी लड़ रहे हैं इलेक्शन, और मुसलमानों का 1% वोट हमने लिया है और बाकी सारा वोट इनके पास है। और उसके 2 लोगों को सिर्फ टिकट दिया है। आप बताइए इंसाफ कर रहे हैं? हम तो यही कहते हैं कि हमारे बूढ़े लोगों की आंखों पर पट्टी है, हमारे बुजुर्गों के, हमारे नौजवानों ने आंखें खोली और देखा है ये सरासर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। यही वजह है कि हमारा कैंडिडेट जहाँ नहीं पहुंचा है वहां भी नौजवान हमारा सर पर पट्टी बांधे अपना झंडा लिए खड़ा हो गया है। ये इनकलाब आ रहा है। देखिएगा इनके बड़े अच्छे मुसलमान। आप लोगों ने कभी कोशिश की लालू जी से कोई पैक्ट करने की? क्या बात करते हो यार, कोशिश की, ढोल ताशा बजा के की। 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कहते थे कि साहब आप लोग मत लड़िए, वोट बिखर जाएगा सेकुलर। सारे लोगों के दरवाजे पर गए, खत दिया कि आप लालू जी से हमारा गठबंधन करा दीजिए, और अगर गठबंधन नहीं करा सके हाँ उस वक्त और हमारे लिए दुआएं दे दीजिए। और नतीजा ये हुआ कि मिली तंजीमों का भी वो टूटा, उम्मीद टूटी कि साहब लालू जी तो मुसलमानों की क़यादत खड़ी होने नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिम तंजीमों की हमदर्दी MIM को हासिल है। आप नहीं देख रहे हैं इस वक्त
पिछले दिनों में बहुत सारे लोग दाएं बाएं बोलते थे, लेकिन आज सब लोगों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ एमआईएम के लिए दुआएं कर रहे हैं। उनका अपना तरीक़ेकार है, खुल के नहीं बोलते, लेकिन उनकी हमदर्दी आज जमात को हासिल है। अब आपको मैं बता दूं, हम लोग खुद लालू जी के पास गए थे। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्समैन हैं नेशनल, हम लोग लालू जी से जाकर कहे कि लालू जी हम तो आप ही के साथ हैं। जिस वक्त हम लोग 5 जीत के आए थे, लालू जी का आदर मैं करता हूँ, बार बार फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप इत्मीनान रखिए, मैं चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिंबल पे लड़ा हूँ, इसलिए उनसे इजाज़त ले लूँ और अब मैं आपके साथ हूँ। और बैरिस्टर साहब ने कहा कि लालू जी अगर 119 ला पा रहे हैं, 118 ला पा रहे हैं, तो 5 आप लोग मिलकर हुकूमत बनवा लीजिए, आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बिला शर्त उनका समर्थन दिया। और हाँ, अभी इनको जाकर के अभी जो हमारे लोगों को तोड़ा, उससे 20-25 दिन पहले हम लोग जाकर उसको कहे कि सर हमारे लोगों को मत तोड़िए, सुना के आप तोड़ रहे हैं। बोला नहीं, जज्जू के लोग तोड़ने की कोशिश करें, हमारे लोगों को तोड़ लिया। तो इन्होंने हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने कहा भी कि लालू जी हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखें, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़कर इनके रास्ते को मुश्किल मत करिए। ठीक है, क्या आए थे, ठीक है, क्या आए थे। हम लोगों ने हर महाज पे कहा कि भाई कम से कम सीटों पर बैठो ना, मिलकर बातें करें, लेकिन इनको जिद है कि फॉर्म ए एंड बी, रास्ता मेरे दरवाजे पे ही से जाएगा, गालियां दूंगा फिर भी सलाम करना पड़ेगा। देखिए एमआईएम ने अलग पगडंडी बना ली है, अब किसी के घर के दरवाजे का रास्ता हमारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, मुस्लिम प्रतिनिधित्व से अगर उनको मसला है तो आपके ही पड़ोसी हैं, आपके बगल से उन्होंने चुनाव लड़ा, पप्पू यादव जी। हाँ। उनसे फिर उनको क्या मसला हुआ? उनको यादव लीडरशिप भी नहीं उठने देनी है, क्योंकि वो लोग राजतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। कहने को तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अंदर में राजा छुपा हुआ है ना। वो राजा किसी दूसरे को अंगड़ाई लेने की इजाजत नहीं दे रहा है। वोट के हासिल करने तक लोकतंत्र है ना, आप वोट पा जाने के बाद राजतंत्र है ना। ये अंदर का राजा किसी प्रजा को ऊपर उठने नहीं देना चाहता। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 3 लोकसभा सीट की अगर बात करें, पूरे देश में एआईएमआईएम काफ़ी चर्चे में रही, औरंगाबाद, हैदराबाद और किशनगंज, तीनों जगह के क्या पोजीशन आपको लगते हैं? माशाल्लाह, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3 ही जगह की खबर है। क्या काराकट के बारे में हंगामा नहीं, क्या शिवहर के बारे में हमारे कैंडिडेट को दूध से नहलाया जा रहा है। और ये तो मैं कहूँगा, मैं आपके माध्यम से मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ, एक वाहिद जमात आपकी आई है जो फॉर्म ए एंड बी तकसीम कर रही है, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने, अगरी जाति के लोगों ने, दलित समुदाय के लोगों ने, पिछड़े समुदाय के लोगों ने, राजपूत, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ी जाति और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मेरे टिकट को गले लगाया है। मेरे भाई आओ, उनको गले लगाओ, है ना। अगर आपने इस मुल्क में, यकीनन है हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इम्तियाज़ नहीं करते, हम जालिम और मजलूम की बात करते हैं, है ना। हम मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं। जो भी मजलूम मेरे साथ आएगा हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए मजलूम को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। और चर्चे में 3 ही सुना है आपने, लेकिन मैं समझता हूं कि आप मजबूर हो जाएंगे और सीटों की भी चर्चा करने के लिए। इंशाल्लाह अच्छी खबरें आप सुनेंगे। और अभी इलेक्शन से पहले भी, अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है, चूँकि आपको फुर्सत नहीं मिली है मधुबनी से, आप इंशाल्लाह जब आएंगे काराकट के इलाके में, आप आएंगे पाटलिपुत्रा में, आप आएंगे शिवहर में, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ भी चर्चा मिलेगी। चलिए, बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाए। एक जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि मधुबनी लोकसभा के बाद, मधुबनी लोकसभा में अब चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बातें चल रही है कि कई सारे इल्ज़ाम, बी टीम, ये चर्चा का जिक्र बना हुआ है। आप लोगों की लड़ाई है किससे? देखिए, मेरी लड़ाई तो जालिमों के खिलाफ मजलूमों की हिमायत में है। और किसके मुंह में यह ताकत है जो मुझको कह सके बी टीम? अभी अगर इंडिया गठबंधन से जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए 2020 में उनके फर्जंद अर्जुमंद कहाँ से इलेक्शन लड़े? क्या मोदी को तवानाई बख्शने के लिए नहीं लड़े? मैं तो आपके जरिए से गयूर नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि गैरत मिल्ली जिसके सीने में न हो वो मिल्लत का लीडर नहीं हो सकता। जनता दल सेकुलर ने कर्नाटका में जो ही बीजेपी से हाथ मिलाया, सीएम इब्राहिम ने टॉप टू बॉटम जितने माइनॉरिटी के लीडर से सबको एक साथ इस्तीफा करवाया। कहा जो हमारी मस्जिदों को तोड़े, जो मुसलमानों के सनाख मिटाए, जो गुजरात के दंगे पर शर्मिंदा न हो, फख्र करे, उस मोदी के साथ अगर जा रहे हैं देवगौड़ा, तो इनको जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकता। ऐ काश, मैं समझता हूँ देवगौड़ा जी की सियासत और फातमी साहब की सियासत एक ज़माने की रही है। ऐ काश अगर उस वक्त ये भी अपनी इस गैरत मिल्ली का मुजाहरा कर देते, तो मैं समझता हूँ कि एमआईएम को आज इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
अब एक जुमला सुनते होंगे आप, दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद खुदा आया। याद आया। अवैसी साहब हमेशा सच और हक बोलते हैं और हम लोग उसी पार्टी से वाबस्ता है। बावजूद एहतराम के हम कहना चाहेंगे फातमी साहब से कि फातमी साहब ज़रा अपने ज़मीर को खोलकर बता दीजिए और लोग आंखों की पट्टी खोलकर देख भी लें कि अगर ये सीट आज एनडीए गठबंधन में जदयू को चाहिए गई होती तो जदयू का झंडा लगे आज लड़ते कि नहीं वो? बोलिए, बिल्कुल। अगर लड़ते कि नहीं लड़ते? तो जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया, चलिए बेटा ना समझ था, वो चला गया एमएलए बनने के शौक में उनके साथ, लेकिन आप तो बड़े समझदार मिल्लत का लीडर अपने आप को कहते हैं। क्या बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को, यूएपीए के कानून को नाफिज करने वालों को, सीएए के कानून को लाने वालों को, मुसलमानों को लिबास से पहचानने वाली जमात को मजबूत करने के लिए आप नीतीश कुमार के साथ उस वक्त तक बैठे हुए रहे, वो नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ चला जा चुका, इस आस पर के टिकट का फैसला मेरे हक में होता है कि नहीं होता है? मैं तो उनके शागिर्द जैसा हूँ, मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ने यकीनन है कि आपके बराबर की उनको सलाहियत तो नहीं दी है, लेकिन दिल में मिल्लत का एक दर्द दिया है। 2014 की तारीख आपको याद होगी कि जदयू को भाजपा से अलग करा के मैं एमएलए शिप से रिजाइन करके और एमपी हार भी जाता तो वजीर बनाया जाता, लेकिन जूही की किशन में मैं इलेक्शन लड़ा और पता यह चला कि जदयू का रिश्ता अब भी बीजेपी से बाकी है। भले ही मुझे टिकट दिया है लेकिन बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रही है। अख्तरुल ईमान ने कुछ भी नहीं देखा, फौरी तौर पर उसके टिकट को थूक दिया। काश, मैं तो कहूँगा कि अब भी आपके लिए मौका है कि आप मिल्लत के लीडर बन जाइए। मिल्लत के लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि मिल्लत के दुश्मनों से दूरी अख्तियार करनी पड़ेगी। मिल्लत को जिसने धोखा दिया है उसको खैरबाद कहना पड़ेगा। मिल्लत का नौजवान अपने मुफाद के लिए जिस जज्बे के साथ लड़ाई लड़ रहा है उसकी पेशवाई करनी पड़ेगी। चलिए, तो दोस्तों ये हमारे साथ अख्तरुल ईमान साहब थे। इन्होंने एक जुमला कहा, वो काफ़ी है कि दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। अब आप इस मामले को बेहतरीन तरीके से इस शेर के एक मिसरे से समझ सकते हैं। बाकी इनसे हमारी बातचीत हुई है। अब देखना यह है कि 4 तारीख को क्या कुछ रिजल्ट आता है और 20 तारीख को मधुबनी की जनता किसे चुनना पसंद करती है। आगे हम आपको और भी तमाम अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।